नमस्कार। दिल्ली में युवाओं के लिए वैक्सीन का संकट एक नए स्तर पर पहुंच गया है। 18 से 44 साल के लोगों के लिए दिल्ली में वैक्सीन पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन अब वे लोग चिंता में हैं जिन्होंने कोवैक्सीन की पहली डोज तो ले ली है, लेकिन दूसरी मिल ही नहीं पा रही है। मध्य दिल्ली के रानी झांसी रोड पर दिल्ली सरकार का स्कूल। यहां 18 से 44 साल के लोगों को कोवैक्सीन लगती थी। स्टॉक खत्म हो गया तो 15 मई से टीकाकरण केंद्र बंद है। 18 साल के शिवेन भारद्वाज बीबीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। मई के पहले हफ्ते में कई दिन मेहनत करके किसी तरह अपॉइंटमेंट लेकर कोवैक्सीन लगवाई। अब जून में दूसरी डोज के लिए अपॉइंटमेंट लेने में लगे हैं, लेकिन ना सरकारी में स्लॉट मिल रहा है और ना प्राइवेट में। तो हमारे को लगा गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सिर्फ फर्स्ट डोज के लिए होंगी, सेकंड डोज में इनका सिस्टम बन जाएगा। लेकिन अब जैसे मेरे 28 डेज कंप्लीट हुए, अब मैं बुक करने जा रहा हूँ, अभी भी अगर मैं स्लॉट बुक करने जा रहा हूँ तो सेम प्रॉब्लम, मेरे को स्लॉट नहीं मिल रही क्योंकि गवर्नमेंट ने सेंटर ही सारे क्लोज कर दिए। तो हमारी एक प्रॉब्लम से हम निकल नहीं पा रहे हैं तो दूसरी प्रॉब्लम आ गई। दिल्ली में 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना का टीका लगना शुरू हुआ। कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 से 42 दिनों के बीच में लगती है। लगवाने का समय हो चुका है, लेकिन सरकार के पास कोवैक्सीन है ही नहीं तो लगवाएं कैसे। यही नहीं, सरकार के पास कोवैक्सीन आ भी जाए तो भी समस्या दूर होती नहीं दिखती। दिल्ली में मई महीने में 1,48,880 लोगों को कोवैक्सीन की पहली डोज लगी। इनको इस जून महीने में दूसरी डोज लगनी है, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को बताया है कि जून में 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन की 91,960 डोज ही मिल सकेंगी। यानी मई में जिन लोगों ने सरकारी टीकाकरण केंद्रों में मुफ्त कोवैक्सीन लगवाई, उनमें से 62% को ही जून में मुफ्त वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार के मुताबिक केंद्र सरकार ने बताया है कि 10 जून के बाद दिल्ली को वैक्सीन मिल सकती है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मतलब जिनका शेड्यूल्ड है, अब लेकिन लग नहीं पा रहा? शेड्यूल्ड है, वो जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकता है कराएं। हालांकि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और लैंसेट कमीशन की कोविड-19 इंडिया टास्क फोर्स की सदस्य डॉक्टर सुनीला गर्ग के मुताबिक कोवैक्सीन की दूसरी डोज में कुछ देरी चिंता का विषय नहीं है। कि अगर हमारा वैक्सीनेशन का जो ड्यू डोज है, अगर उस पीरियड में नहीं मिलता, वो हफ्ता डिले हो जाता है, महीना डिले हो जाता है, ये आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल याद रखना चाहिए कि कभी भी वैक्सीन प्रोग्राम को हम रीस्टार्ट नहीं करते, उसको हम कंटिन्यू करते हैं और उससे उसके एफिकेसी या इम्यून रिस्पांस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग टीके की दोनों डोज जल्द से जल्द लेकर कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से सुरक्षित होना चाहते हैं। ऐसे में कोवैक्सीन की दूसरी डोज ना मिलना मानसिक तनाव का कारण भी बन रहा है। 18 से 44 साल के लोगों के मन में एक बात आ रही है। एक तरफ सरकारें कैंपेन चला रही हैं कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हराएं। दूसरी तरफ जब लोग वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं तो उनको आसानी से वैक्सीन नहीं मिल रही। पहली डोज मिल जा रही है तो दूसरी डोज नहीं मिल रही। सवाल ये नहीं है कि इसका जिम्मेदार कौन है, सवाल ये है कि वैक्सीन कब मिलेगी और वैक्सीन में भी कोवैक्सीन कब मिलेगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में वैक्सीन की कमी है और उससे हालात खराब हैं। हाल यह है कि आज 344 सरकारी टीकाकरण केंद्र बंद रहे। मुंबई में 31 मई को जहां 22,000 टीके लगे थे, वहीं 2 जून को बस 5,500 टीके लग पाए। 3 जून तक टीकाकरण नहीं। मुंबई में एक बार फिर ये बोर्ड लगा है क्योंकि गुरुवार को बीएमसी और सरकारी केंद्रों में टीके लगने बंद हो गए। टीके की कमी की वजह से बुधवार को 344 में से सिर्फ 51 केंद्र ही चल रहे थे। बुधवार को लगने वाले करीब 50,000 टीकों में 10 में से बस एक ही सरकारी केंद्र में लगा, बाकी निजी केंद्रों में लगाए गए। 31 मई को जहां 22,000 टीके लगे थे, वहीं 2 जून को बस 5,500 टीके लग पाए। मई में बीएमसी को लगभग 5,20,000 टीके मिले थे, जो अप्रैल में 9,60,000 टीकों से लगभग आधे है। Getting the vaccination supply, we are dependent on the government of India and government of Maharashtra. We could not continue with the vaccination schedule on Wednesday because of the short supply. But today we have received more than 90,000 doses of Covishield and Covaxin. So tomorrow onwards, our vaccination schedule will be as it is. नगर निगम ने जो 1 करोड़ टीकों का ग्लोबल टेंडर निकाला था,
उसके लिए 9 बोलियां लगी हैं और अब प्रामाणिकता के लिए उसकी जांच की जाएगी। हालांकि फिलहाल तो कोरोना के केसेस कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे जो कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बार बार मुंबई में जो वैक्सीन की कमी हो रही है, इसको देखते हुए ये काफ़ी चिंताजनक बात है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। देश के सामने कम से कम समय में लोगों को टीका लगाने की बड़ी चुनौती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य इस अभियान में पिछड़ रहे हैं। इसका एक कारण ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण को लेकर हिचकिचाहट, डर और अंधविश्वास है। अम्मा, वैक्सीनेशन वाले आए अम्मा, कहाँ दुखी हो अम्मा? ओ अम्मा, इतने आओ अम्मा। अम्मा विधायक जी आई आपके घर है? अच्छा अम्मा बाहर तो आओ अम्मा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का ये वायरल वीडियो देश के ग्रामीण इलाकों में टीके को टोटका समझने की भ्रांति का एक चिंताजनक उदाहरण है। हम डॉक्टर आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, बाहर चलो मिलो तो आपको क्या बता रही हैं, सुनो तो कम से कम। वीडियो मंगलवार का है जब स्थानीय बीजेपी विधायक और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जागरूकता अभियान के लिए गांव का दौरा किया। 80 साल की हरदेवी पहले एक दरवाजे के पीछे छिप गईं, फिर एक ड्रम के पीछे। खबरों की माने तो शाम तक कुछ ग्रामीणों ने टीका लगवा लिया, लेकिन हरदेवी ने नहीं। तो मुझे लगता है कि गाँव क्षेत्र में बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो होना ही चाहिए और सबसे ज़्यादा गांव क्षेत्र में होना चाहिए। तो लोग थोड़ा सा डर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। उनको जानकारी दी जाए और उनको प्रेरित किया जाए तो निश्चित ही वैक्सीनेशन हमारा सफल होगा। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण की गति देश के बड़े राज्यों में सबसे कम है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो उत्तर प्रदेश में जो फुली वैक्सीनेटेड पीपल हैं वो पॉपुलेशन के 2% से भी कम है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सिर्फ 35 लाख लोग हैं और 23 करोड़ के राज्य में, 23 करोड़ लोगों के राज्य में ये काफ़ी कम संख्या है। पड़ोसी बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी टीकाकरण में कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने पर तुली है, लेकिन सहरसा जिले के गांव से आया वीडियो बता रहा है कि टीका लगाने के लिए आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को कितनी मशक्कत उठानी पड़ रही है। किसी को टीका लगवाने से बीमार होने का तो किसी को नपुंसकता का भ्रम है। बिहार में सिर्फ 1.4% आबादी को अब तक पूरी तरह से टीका लगा है। बताइए कि आपको ये लगा कि कोरोना का टीका सबको लेना चाहिए? लेना चाहिए। सब लोग इनकार कर रहे हैं। अच्छा, क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं कि नहीं लेना, ये होगा वो होगा, बीमार पड़ जाएंगे। अभी हम लोग का फसल काटने का समय है, हम लोग फसल काटने जाएंगे, हम लोग नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में इन ग्रामीणों को टीकों की फिक्र भी नहीं है। चाटूखेड़ा गांव के इन गांव वालों को लगता है कि परियों के हाथ का पानी पीने से कोरोना उनके पास नहीं फटकेगा। जी हां, गांव में जैसे ही यह अफवाह फैली, आसपास के भी गांवों से हजारों लोग इस अंधविश्वास से खींचे चले आए। टीके पर टोटके जैसे अंधविश्वासों से जल्दी और कड़ाई से निपटने की सख्त जरूरत है। लखनऊ में आलोक पांडे और पटना में मनीष कुमार के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी कंपनियों के बाद अब कोविशील्ड बना रही भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने भी जवाबदेही से बचाव की मांग की है। सूत्रों के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ने भी सरकार से कहा है कि सबके लिए नियम एक होने चाहिए, चाहे विदेशी कंपनी हो या देशी। और अब खबर है कानपुर से। कानपुर में बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने 20 से ज्यादा साथियों के साथ पुलिस हिरासत से 25,000 के इनामी बदमाश को छुड़ा लिया। जिस गेस्ट हाउस में कहा गया कि बीजेपी नेता की पार्टी चल रही थी, उसके बाहर ये बदमाश मौजूद था। मीडिया में मामला उछलने के बाद बीजेपी ने नारायण सिंह भदौरिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह कुछ यूं हो रहा है मानो पार्टी विथ ए डिफरेंस के नेता ने कुछ डिफरेंट काम किया हो। जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया पे आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 25,000 के इनामी बदमाश मनोज सिंह को पुलिस की हिरासत से भगा दिया। माफिया को भगाने वालों पे दर्ज एफआईआर में पुलिस ने लिखा है
हम लोगों ने मनोज सिंह को पकड़ा तो वो जमीन पर लेट गया, लेकिन पुलिस ने उसे जीप में बिठा लिया। तभी आदित्य दीक्षित और धीरू शर्मा जीप के आगे लेट गए। पुलिस उन्हें हटाने उतरी, तब तक मनोज के साथी उसे भगा ले गए। एक हिस्ट्री शीटर अपराधी मनोज सिंह पुत्र मलिक सिंह निवासी थाना बर्रा को हिरासत में लिया गया। इस अभियुक्त के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर के कई थाना क्षेत्रों से दर्ज हैं। यह अपराधी कई मुकदमों में वांछित है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथियों द्वारा इसे छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए। कानपुर के नौबस्ता इलाके के आकर्षण गेस्ट हाउस में बीजेपी के जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया की बर्थडे पार्टी चल रही थी। यह हंगामा वहीं गेस्ट हाउस के बाहर हुआ। इस भीड़ में तमाम लोगों ने इस कांड की वीडियो बनाई है। पुलिस कस्टडी से माफिया को भगाने वाले ज्यादातर लोगों की पहचान कर चुकी है। फरार समझे जा रहे नारायण सिंह भदौरिया ने एक वीडियो मैसेज जारी कर इसमें पुलिस पे नाराजगी जाहिर की है। हमने जाके उनसे पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस, तो मैंने कहा अपना आईडी कार्ड दिखाइए, तो उन्होंने कोई आईडी कार्ड नहीं दिखाया और पिस्टल निकालकर उस लड़के के लगा दी। लेकिन मामला मीडिया में उछलने के बाद बीजेपी ने उन्हें पद से हटा के जांच बिठा दी है, लेकिन पार्टी से नहीं हटाया है। कल की घटना हम लोग संज्ञान में आई और जैसे संज्ञान में आई घटना तो उसको संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने जो जिले में मंत्री पद है उनका जो दायित्व है उनका, तो उनको उस दायित्व से मुक्त कर दिया है और साथ ही 3 सदस्यीय एक टीम बना दी गई है जो कि पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। राजनीति का प्राधिकरण कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब इस तरह के मामले अचानक सामने आते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही सही नेताओं और पार्टी की छवि जरूर दागदार होती है, लेकिन उन्हें पता है कि जनता जल्द ही जाति और धर्म के नाम पे फिर वोट देने लगेगी। कानपुर में अरुण अग्रवाल और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह का मामला खारिज करते हुए कहा है कि सरकार या उसके कामकाज की आलोचना राजद्रोह नहीं है, बशर्ते जनता को हिंसा पर उकसाया ना गया हो। इस फैसले का असर इस तरह के दूसरे मामलों पर भी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ राजद्रोह का केस रद्द कर दिया है। यह केस हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दायर किया था। यह मामला विनोद दुआ के 30 मार्च 2020 के एक शो के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के महामारी से निपटने के तौर तरीकों पर सवाल उठाए थे। लेकिन केरल के सिद्दीकी कप्पन जैसे पत्रकारों पर राजद्रोह के केस तब तक हटने के आसार नहीं हैं जब तक उनकी अदालत आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नजीर न ले। कप्पन मथुरा की जेल में कैद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हर पत्रकार को राजद्रोह पर 1962 के केदारनाथ सिंह फैसले के तहत सुरक्षा का अधिकार होगा। तब 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ ने राजद्रोह कानून को मंजूरी दी थी, लेकिन उसका दायरा घटाते हुए कहा था कि सरकार के खिलाफ बिना जन उपद्रव भड़काए हुए सख्त आलोचनात्मक टिप्पणियां करना राजद्रोह नहीं है। सरकार या उसके कामों की आलोचना करना एक नागरिक का अधिकार है, जब तक वो लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए न भड़काए। इस फैसले का लंबित पड़े मामलों पर भी गहरा असर पड़ेगा। राजद्रोह के कानून को निरस्त करने की बड़ी मांग है, लेकिन कानून के दुरुपयोग के आधार पर कानून रद्द नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को दोहराया है, लेकिन पुलिसकर्मियों को पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के मामले जारी रखने की इजाजत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एक अहम पहलू यह भी है कि वो 1962 के फैसले पर पुनर्विचार करने को राजी हुई है। कोर्ट ने सरकार से 2 पत्रकारों की अर्जी पर जवाब मांगा है। मणिपुर के किशोर चंद्र वामखेमचा और छत्तीसगढ़ के कन्हैयालाल शुक्ला को सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ टिप्पणियां करने पर पकड़ लिया गया था। इस फैसले के साथ अदालत ने सरकार को साफ संदेश दिया है कि पत्रकारों पर राजद्रोह के केस चलाने से वो बाज आए। दिल्ली से अरुणाचलम वैद्यनाथन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।